हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंग्लिश मैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीबॉडी इज फिट एंड फाइन एंड डूइंग वेल विद देयर प्रिपरेशन। सब लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया से सबकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था उस दिन कि आप लोगों को अब 2-3 दिन तक क्लासें लाइव ना मिल कर के रिकॉर्डेड मिलेंगी। तो ये आपका रिकॉर्डेड होगा, आज लाइव नहीं होगा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 21 अक्टूबर का शिफ्ट 3। 21 अक्टूबर का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 करा चुके हैं लाइव में। शिफ्ट 3 रिकॉर्डेड में है। तो ये चल रहा है MTS 2024 का सेशन। इसके पहले क्या क्या हो चुका है, लेट मी इन्फॉर्म यू। तो 2024 के अलावा 2022 के SSC के सारे एग्जाम्स, 2023 के SSC के सारे एग्जाम्स कवर कर चुके हैं। जितने एग्ज़ाम SSC करीब करीब लेती है सारे एग्ज़ाम्स के PYQs कर चुके हैं। 2022-23 के सारे एग्ज़ाम का मतलब MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, CPO-SI हो गया, सारे के सारे एग्ज़ाम Tier 1 Tier 2। और ये सेट वाइज के अलावा सेगमेंट वाइज भी हुआ। जैसे 2023 का हम बताएं तो 2023 में जितनी भी एरर्स आई थी ऑल ओवर ईयर, पूरे साल भर में जितनी भी आई थी, सारे की सारी एरर्स हैं, फेलर्स हैं, इम्प्रूवमेंट हैं, सारे क्वेश्चन एडियम्स, एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड, सब का सब एक साथ में अलग अलग किया है। आप लोग प्लेलिस्ट देखिए, आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। सबके साथ PDF भी लगा हुआ है। 2024 में अभी तक हम लोग फेज़ 12 का कर चुके हैं। फेज़ 12 के अलावा CPO का कर चुके हैं, CPO-SI का कर चुके हैं, CGL का कर चुके हैं और CHSL का कर चुके हैं। ठीक है, और MTS अभी चल ही रहा है। MTS के बाद आपका स्टेनो आ जाएगा। इसके अलावा 2023 का जो CGL का मेंस था वो करा चुके हैं। 2024 का CHSL का भी Tier 2 करा चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बस देखिए। ग्रामर के भी कुछ सेगमेंट हमने कराए हैं, जैसे वर्ब का पूरा सेगमेंट करा दिया है, वर्ब में वर्ब की फॉर्म्स करा दिया हूँ, टेंस का पूरा है। मतलब क्लास लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी है। ठीक है, और टाइम एंड टेंस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कंडीशनल्स हो गया। तो बहुत सारी जितनी भी चीज़ें करीब करीब वर्ब में उसमें पूछी जाती हैं, सारा का सारा वर्ब को हो चुका है। पूरा का पूरा प्रिपरेशन पढ़ा चुका हूँ। आप एक बार सर्च तो करिए, आपको हर चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई बातें। PDF इसी वीडियो के साथ अटैच है, लिंक में आप देख लीजिएगा। सबका PDF अटैच है, आप PDF सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। अगर अभी तक आपने PDF नहीं सॉल्व किया है तो आई रिक्वेस्ट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सॉल्व द PDF, देन वॉच द डिस्कशन। ठीक है, तब आप डिस्कशन देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, पहले ही क्वेश्चन में पूछा इन्होंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, स्टेटमेंट क्या है कि वी हैड टू स्टडी अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। पोएम ऑफ लेमेंटेशन ये आपका कीवर्ड हो गया, पोएम ऑफ लेमेंटेशन। और ये लेमेंटेशन किस पर? स्पेशली फॉर द डेड। ठीक, जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए विलाप, शोक प्रकट करना, मातम कह सकते हो। लेमेंटेशन एक तरह से, चूंकि डेड की बात आ गई तो ये मातम हो जाएगा। रिटन बाय थॉमस ग्रे। आप लोगों ने थॉमस ग्रे की पोएम पढ़ी होगी, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। 32 स्टेंजाज की पोएम है, बड़ी गजब की पोएम है, क्वार्टेन में लिखी गई है। 32 स्टेंजाज है। इसमें एक गांव है, एक हेमलेट है, वहाँ पे कुछ लोगों की, मतलब बहुत गरीब लोग हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी कब्रों की बहुत ख़राब कंडीशन है। उसी पर थॉमस ग्रे ने एक पोएम लिखी है। अगर आपको पढ़ने का कभी मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर, बहुत गजब की पोएम है। तो जो पोएम ऑफ डेथ होती है उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं बेटा एलेजी। ठीक है, एलेजी क्या होती है? एक शोक गीत होता है जो दर्द में लिखा जाता है, किसी की डेथ पर लिखा जाता है। ऐसे होगा नहीं, चूँकि यहाँ पे पोएम लिखा हुआ है तो ऐसे और अकाउंट नहीं होगा। अकाउंट मतलब किसी घटना का वर्णन होता है, रिपोर्ट होगा नहीं। पोएम ही होगी तो एलेजी होगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 वंस मोर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इन्होंने कहा हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, लेकिन हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड का आप पूरा पढ़िए तभी समझ में आएगा, खाली कुछ पार्ट में नहीं आएगा। पढ़ी के देखिए, लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 और मोर स्पाउसेज। मतलब क्या हुआ? हैविंग 2 और मोर स्पाउसेज। स्पाउस का मतलब यहाँ क्या हुआ? स्पाउस का मतलब हो गया हस्बैंड या वाइफ।
अगर हस्बैंड कहे माई स्पाउस तो वाइफ हो गया, वाइफ कहे माई स्पाउस तो हस्बैंड हो गया, ठीक है ना, हस्बैंड या वाइफ किसी को भी कहते हैं। तो अगर कोई औरत दो पति मतलब दो शादियां करती हैं, उसके दो पति हैं, तो भी सेम चीज़ होगी। अगर कोई आदमी है जिसकी दो पत्नियां हैं तब भी यही चीज़ होगी। तो उसको क्या कहते हैं एट सेम टाइम, तो मोर देन टू या मोर देन टू, तो स्पाउस मतलब उसने कई शादियां की हैं, कई शादी करने को क्या कहोगे, गेमी कहोगे, ठीक है, गेमी कहोगे। अब गेमी के पहले अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, पोली लगाते हैं, तो पोलीगेमी होगा। तो ये आ रहा आपका फोर्थ वाला ऑप्शन। पोलीगेमी का मतलब होता है जब एक आदमी कई सारी शादियां कर लेता है, या कोई औरत एक से ज़्यादा शादियां करती है, पोलीगेमी जिसको कहते हो। कई पत्नियां होती हैं तो पोलीगाइनी कहेंगे, कई पति होंगे तो पोलीएंड्री कहेंगे, और कई शादियां अगर कोई करता है तो पोलीगेमी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके वर्ड देखते हैं। पैट्रिसाइड, साइड लगता है तो किलिंग होती है, पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मतलब पैट्रिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ फादर। पैट्रियार्की, आर्की जब लग जाता है तो आर्की का मतलब क्या होता है, रूल होता है। पैट्री देखो यहाँ भी लिखा है फादर के लिए, तो यहाँ भी हो गया फादर के लिए, तो इसका मतलब पितृसत्तात्मक, मतलब क्या हुआ, अ सोसाइटी अ सिस्टम व्हेन मेल डोमिनेट, फादर डोमिनेट्स, फादर रूल्स ओवर द फैमिली, तो इसको कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार होता है पैट्रियार्की। आगे लिखा है पैरोकियालिज्म, पैरोकियालिज्म का मतलब होता है नैरो माइंडेडनेस, क्या होगी, नैरो माइंडेडनेस, ठीक है ना, संकीर्ण विचारधारा होती है, उसको कहते हैं नैरो माइंडेडनेस। और पोलीगेमी एक से ज़्यादा विवाह, बहुविवाह कहते हैं हिंदी में, मल्टी मैरिज का सिस्टम होता है। आई होप कि आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल करना है आई हैवंट सीन हिम डैश लास्ट वीक। लास्ट वीक क्या है, एक डेफिनेट टाइम हो गया, लास्ट वीक क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फार यूज करते हैं। तो टू और बियॉन्ड तो काट दो, सिंस या फार लगता है। फार यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस यूज करता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो लास्ट वीक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। एंटोनिम बताना है आपको किसका, स्लोपी का। स्लोपी का मतलब क्या होता है, जो कई दिनों से नहाया ना हो, मैला कुचैला गंदा सा होता है, गंदा और बेढंगा, एकदम से लापरवाह होता है, ठीक है। तो अनटाइडी होता है, अनटाइडी का मतलब ये सिमिलर हो गया, इसका साइनोनिम हो गया। अनटाइडी मतलब जो साफ सुथरा नहीं होता है। डैशिंग का मतलब क्या होता है, सुना ही होगा कि किसी आदमी को लोग कहते हैं ना, भाई तुम ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में बड़े डैशिंग लग रहे हो। डैशिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हो, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, ये होता है। तो अनटाइडी का अपोजिट डैशिंग तो हो ही सकता है। रफ का मतलब साइनोनिम करीब करीब हो जाएगा, एकदम से लापरवाह खुरदरा टाइप का। ह्यूमिड क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी कहते हैं उसको। तो ये फिलहाल कोई रिलेशन नहीं है इसका, ये क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड वर्ड है। तो डैशिंग आपका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, आई होप कि समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। इसमें क्या करते हैं कि वही एडीएम से कंप्लीट करना है इसको, लेकिन सिचुएशन पढ़नी पड़ेगी। सिचुएशन दी हुई है, क्या है कि रिसेंट रिसर्च सेज दैट, हाल ही में कुछ रिसर्च हुई है, वो रिसर्च ये कहती है कि मोस्ट ऑफ और कॉटेज इंडस्ट्री, जो हमारे कुछ लघु उद्योग थे, कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो क्या हो गया, लैक फाइनेंस, उनको पैसे की दिक्कत हो रही है, आर्थिक दिक्कत हो रही है, हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको। तो 10 दे आर, तो इस तरह से वो क्या है, अगर किसी इंडस्ट्री में फाइनेंस की कमी हो रही है तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी, फिर सफ़र करेगी। तो दे आर सफरिंग। अब इसी सेंस में हमको क्या करना है, इडियम ढूंढना है। अंडर द क्लाउड, अंडर द क्लाउड का मतलब क्या हुआ, अंडर द सस्पेशन, ठीक है ना। अंडर द क्लाउड का मतलब क्या हुआ, अंडर द सस्पेशन, अ पर्सन होम वी सस्पेक्ट, जिस पर हम सस्पेक्ट करते हैं। थ्रू आउट ऑफ गियर, थ्रू आउट ऑफ गियर का मतलब होता है नॉट वर्किंग प्रॉपरली, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। आउट ऑफ गियर होने का मतलब क्या हुआ, एकदम से खराब कंडीशन में आ गए हैं, ठीक है। आउट ऑफ गियर, फैशन के बाहर हो गया, या फिर कह सकते हो कि कुछ दिक्कतें हैं जिस वजह से वो ठीक नहीं चल पा रहा है, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो फाइनेंस की कमी से यही तो हो सकता है, आउट ऑफ गियर। और टेकिंग समवन फॉर अ राइड, टेक फॉर अ राइड का मतलब होता है टू डिसीव, किसी को धोखा देना, किसी को चीट करना,
ठीक है, किसी को घोड़े पे बैठा के ले जाना तो धोखा देना होगा। एक कहानी सुनी होगी तुम लोगों ने, एक कोई डाकू था, एक बाबा थे, बाबा के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। तो डाकू को घोड़ा पसंद आ गया था, तो एक दिन वो भिखारी के बेस में या कैसी बेस में आता है बाबा के यहाँ, उनसे कहता है हम चल नहीं पा रहे हैं, मुझे घर पहुँचा दीजिए। तो वो घोड़े पे बैठा के घर पहुँचाने के लिए ले जाते हैं, तो रास्ते में मतलब घोड़ा लेके भाग जाता है, धोखा देता है। तो ये टेक फॉर अ राइड होता है, मतलब उसी कहानी से याद रखो, उनको घुमाने के लिए गए थे, वो धोखा दे के चला गया। वॉर्न एंड टॉर्न, तो वॉर्न एंड टॉर्न का मतलब होता है जैसे बहुत दिन तक यूज करते 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 जो ग्रेजुअल डैमेज होता है किसी चीज़ में, ग्रेजुअल डैमेज, या इसको कह सकते हो घिसावट होती है तो वो ख़राब हो जाता है। कोई मशीन है जैसे मोटरसाइकिल है, आप 15-20 साल चलाओगे तो वॉर्न एंड टॉर्न हो जाएगी ना, धीरे धीरे घिस जाएंगी चीज़ें, उसके लिए लगता है। फिलहाल आपका जो आंसर होगा इसमें सेकेंड वाला होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में अंडरलाइन वर्ड की आपको स्पेलिंग सही करनी है। वर्ड क्या है? रिसरेक्शन। द मिरेकल ऑफ रिसरेक्शन इज नॉट मेडिकली प्रूवन। मिरेकल का मतलब क्या होता है? चमत्कार होता है, ठीक है, चमत्कार होता है। तो रिसरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जीवित हो जाना, तो इसको क्या कह सकते हो? रिवाइव। रिवाइव, रिसरेक्शन मतलब कोई आदमी मर गया है वो फिर से जिंदा हो जाए, उसको रिसरेक्शन कहा जाता है। तो रिसरेक्शन की बेटा स्पेलिंग क्या होगी? RESURRECTION, ये होता है रिसरेक्शन। तो पहली बात तो TION होगा, SION होगा नहीं। अच्छा, हो हमने दोनों काट दिया, एक तो ये कट गया। अब इसमें RESURRECTION, तो ये फर्स्ट वाली सही है। इसमें डबल S लगा दिया है, डबल S नहीं होता इसमें। यहाँ भी डबल S लगा दिया है, नहीं होता है। तो आपकी फर्स्ट वाली स्पेलिंग सही है। मीनिंग आपको पता होगा, रिसरेक्शन मतलब व्हेन अ पर्सन कम्स टू लाइफ इवन आफ्टर हिज डेथ, मर जाने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है, उसको रिवाइव करना या फिर रिसरेक्ट करना कहते हैं। 7 नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में एंटोनियम बताना है आपको किसका? अंडरलाइन वर्ड का। मेलो, तो मेलो का मतलब मीनिंग पहले समझो। द मेलो ट्यून ऑफ द फ्लूट सूद्स मी। फ्लूट क्या है? बांसुरी की डैश आवाज़ आपको सूद करती है। सूद मतलब राहत देती है, राहत देगी। तो जो मेलो होगा वो क्या हो गया? सूदिंग होगा। सूदिंग का मतलब क्या हो गया? वॉइस कैसी होगी? बहुत सॉफ्ट होगी, लाइट होगी, मेलोडियस होगी, प्लेजेंट होगी, ठीक। इसका अपोजिट जाओगे तो लिरिकल क्या हो जाएगा? साइनोनिम हो जाएगा। हार्श क्या होता है? बहुत कर्कश आवाज़ जो कानों में चुभती हुई जाए, तो हार्श क्या होगा? उसी का एंटोनिम हो जाएगा। गोल्डन तो अच्छे सेंस में दिया जाता है। गोल्डन ट्यून का मतलब बहुत मधुर धुन होती है। सिमिलर में आ जाएगा। क्वाइट का मतलब भी तो होता है शांत, तो शांत आवाज़, देखो आवाज़ है, म्यूजिक है, तो शांत कैसे होगी? ये नहीं लग पाएगा। फिलहाल एंटोनिम में इसका हार्श आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 8 नंबर में। इसमें कंटेन्स एन एरर, निकालो एरर। द टीम विद अ हाई मोटिवेशनल लेवल, एक टीम है जो बहुत हाई मोटिवेशनल लेवल पर है। सक्सीडेड इन इट्स प्रोजेक्ट डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेज इट फेस्ड। अब इसमें गलती क्या है? मैं अब इसमें वेट करने का कोई मतलब नहीं हुआ, मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि आप PDF सॉल्व कर चुके हो। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। There are some prepositions which do not there are some compound prepositions which do not take any other preposition with them। जैसे in spite के साथ ऑफ लगता है, despite के बाद नहीं लगता है। comprise के बाद ऑफ नहीं लगता है, insist के बाद ऑफ लगता है। ऐसे अटैक अगर नाउन की तरह यूज करोगे तो ऑन लगता है, अटैक वर्ब की तरह यूज करोगे तो ऑन नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है। जैसे पास इन द एग्जाम, इन गलत है, हम लोग गलत लगाते हैं। ही पास्ड इन द एग्जाम नहीं, ही पास्ड द एग्जाम। अब इस तरह की और सारी चीज़ें अगर जानना चाहते हो तो हमारा जो प्रीपोजिशन वाला वीडियो है वो देख लो आप, उसमें हमने बहुत अच्छे तरह समझाया है। एक अलग से वीडियो ही है, व्हेन प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड, वही ढूंढ लो, ठीक। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया। 9 नंबर पे आ जाओ। फिर से एरर करनी है आपको, और एरर ही नहीं करनी है, उसमें करेक्टली रेक्टिफाइज। आपको ये सेंटेंस देखना है कि किसमें एरर को ठीक कर दिया गया है। इंडिया इज़ नॉट ऑन वॉर विद पाकिस्तान, तो एट पाकिस्तान, विद पाकिस्तान, वॉर विद पाकिस्तान, ये तो सही है, यहाँ कोई गलती नहीं है, तो ये नहीं होगा। नॉट ऑफ
तो ये नॉट के बाद ऑन लगाओगे, एक ऑफ लगाओगे, नॉट ऑफ नहीं लगेगा, नॉट एट लगेगा। इंडिया इज नॉट एट वार विद पाकिस्तान, तो सही कौन सा होगा, नॉट एट वार। और फार पाकिस्तान भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, विद पाकिस्तान होना चाहिए, फार नहीं होना चाहिए। तो इंडिया इज नॉट एट वार, तो जो ये गलत था, नॉट ऑन वार, ऑन गलत हो गया, उसकी जगह पर एट लगाना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर का मैटर है, पढ़ो। ही विल हैव टू नकल अप रियली सीरियसली इफ ही वांट्स टू क्रैक द बिकमिंग अपकमिंग एग्जाम। तो नकल अप ये गलत हो गया। तो इसमें होना क्या चाहिए, ही विल हैव टू, देखो नकल अप, केवल नकल अप अगर करते हो तो नकल मतलब होता है उंगली फोड़ना, उंगली चटकाना केवल होता है, ठीक है। तो नकल अप का मीनिंग होगा किसी कंपटीशन वगैरह के लिए या वार वगैरह या किसी सिचुएशन फेस करने के लिए ठीक से तैयार होना। तो नकल उंगली फोड़ना हो गया, जैसे ऐसे नहीं बोलते हैं लोग, ये उंगली छटकाते हैं ऐसे, चट चट ऐसे ऐसे करता, तो उसको नकल कहते हैं। नकल अप का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, वार या कंपटीशन के लिए। ये जो सीरियसली लिखा है, रियल, सीरियसली के पहले रियली लगाने का कोई सेंस नहीं है, तो गलत हो जा रहा है यही वाला पोर्शन, रियली सीरियसली छोड़ो। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताओ। एंग्जियस की स्पेलिंग सही है, एफ्लिक्शन की स्पेलिंग एकदम से सही है। एफ्लिक्शन का मतलब होता है जैसे हमें कोई वो नहीं हो जाता है, क्या कहते हैं, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, वो इन्फेक्शन को कहते हैं। अप्रेजल की स्पेलिंग गलत हो गई। एफिलिएट का मतलब होता है आप किसी से संबंधित, किसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अप्रेजल क्या होगा, इसमें APPRAISAL होता है, तो PPRAI। प्रेज क्या होता है, PRAISE होता है, तो इसी में APP लग जाता है, तो ये PP होना चाहिए था, इसलिए ये होगा। अप्रेजल में होता है तारीफ या प्रशंसा किसी की। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम, होल्ड समवन्स फीट टू द फायर। होल्ड समवन्स फीट, किसी के पैर कहाँ पे रखना है आपको, आग के पास रखने हैं। मतलब ये हुआ, आप किसी को इंसिस्ट कर रहे हो, किसी के ऊपर फोर्स कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो, को अपनी प्रोमिसेस को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे, ठीक है। तो टेक बिग रिस्क विदाउट नोइंग ना, लिखा इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेज और ऑब्लिगेशंस, यही है, किसी को इंसिस्ट करना कि अपनी प्रोमिसेस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करे। थिंक ओवर अ न्यू प्रपोजल गलत हो जाएगा। एग्री अपॉन शेयर ये भी नहीं होगा, वही सेकेंड वाला होगा आपका आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में आपको एंटोनिम बताना है किसका, डिस्पोज्ड का। डिस्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ से गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, उस चीज़ को अपने से दूर कर देना, हटा देना। जैसे घर में कूड़ा उड़ा होता है, तो कूड़ा क्या करते हो आप, डिस्पोज कराते हो, तो उसी को कहते हैं डिस्पोज कर देना। अब इसका अपोजिट क्या होगा, माइंडेड तो होगा ही नहीं। और रिटेन, रिटेन का मतलब क्या होता है, रिटेन का मतलब अपने पास बनाए रखना। रिटेन, रिटेन का मतलब क्या होता है, होल्ड, कैरी करना। तो ये एंटोनिम हो जाएगा आपका। डिटेन का मतलब होता है किसी को अरेस्ट करना, ठीक है, जैसे कि किसी को पकड़ के अपने घर में बंद कर लिया, तो डिटेन नहीं होगा, ये लीगल है, ये कानून में आता है ना, किसी को बंदी बनाना। प्रिटेंडेड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, शो करना। ऐसा प्रिटेंड का मतलब होता है जो आप नहीं है वो दिखा रहे हैं। जैसे मान लो सो नहीं रहे हो और ये दिखाओ कि हम सो रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है। इसका अब जो अपोजिट होगा वो रिटेन्ड होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें फिल करना है, बताओ। सम टाइप ऑफ डैश सक ब्लड, कुछ टाइप की डैश होती हैं जो खून चूसती हैं तो कौन सा होगा इसमें, बोलो। इसमें कौन सा आना चाहिए, लीच, ये वाली लीच होगी। सम टाइप ऑफ लीच सक द ब्लड, ये लीच होती है। जोंक सुना है, लीच क्या होती है, जोंक होती है, पानी में होती है, वो शरीर पर पकड़ लेती है, तो मतलब वो खून चूसना शुरू कर दे। बायो में पढ़ा होगा लीच, ठीक है। और ये वाला जो लीक होता है, ये तो कहीं से कोई चीज़ रिस रहा हो, दीवार वगैरह में, छत वगैरह से पानी टपकने लगता। ये जो लैच होता है, ये इसको क्या कहते हो, कुंडी। कुंडी का मतलब क्या हुआ, जैसे खिड़की में, दरवाजे में, पीछे दरवाज़ा, गेट वगैरह बंद करने के लिए, दरवाज़ा बंद करने के लिए कुंडी लगी होती है ना, उसी को कहते हैं लैच। और ये लीच जो है वो केमिस्ट्री का वर्ड होता है। उसमें क्या होता है कि मतलब मिट्टी में, ज़मीन में कोई ऐसा केमिकल वगैरह डाल देते हैं, तो कोई दूसरा केमिकल निकालने के लिए, तो केमिस्ट्री का वर्ड है, देख लेना इसको आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे इधर चलो,
ये है 15 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? एक्चुअली अंडरलाइन किया नहीं, गलती से, ये फ्री जो वर्ड है इसी के एंटोनिम बताना है। तो सच स्पेसिफिकेशंस हैव रिवाइव्ड, ये देखो रिवाइव्ड है, रिवाइव्ड और डिजाइनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, वेयर एज दिस न्यू अरेंजमेंट विल फ्री देम। तो विल फ्री देम, फ्री का मतलब क्या हो? किसी को मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना, इसका एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम सीनियर तो होगा नहीं। स्वेटेड क्या होता है? स्वेटेड मतलब होता है जैसे कोई पतली सी पट्टी जैसी चीज़ होती है, स्केल टाइप की। जैसे मान लो ये है मेरे हाथ में, स्केल तो है नहीं इस समय, ठीक है, तो ये स्टाइलस का डिब्बा है, ये सपोज करो ये, तो इसी से किसी चीज़ को ऐसे चट से मार देना, मतलब पटाख से इसे मार दिया किसी पतली सी पट्टी जैसी चीज़ से, तो उसको कहते हैं स्वेट कर देना। रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रोकना। रेस्ट्रेन क्या हो गया? रोकना। अभी इसके पहले भी आया था ना रेस्ट्रेन, तो रेस्ट्रेन रोकना होता है, ये फ्री करना होता है और ये रेस्ट्रेन रोकना होता है। तो रोकना ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। और प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में रेक्टिफाई द स्पेलिंग। यहाँ पे एक वर्ड है हाइजीन, इसकी स्पेलिंग गलत है, तो हाइजीन की सही स्पेलिंग क्या होती है बताओ? HY होगा, उसके बाद GIE होगा, उसके बाद NE होगा, जानते हो GIENE होता है। तो यहाँ GE दिया हुआ है, यहाँ GEI दिया हुआ है, यहाँ GIE दिया हुआ है, यहाँ GE दिया हुआ है, तो ये थर्ड वाला होगा। हाइजीन क्या होता है? साफ सफाई जिसको कहते हैं, हाइजीन स्वच्छता, साफ सफाई, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का। 17 में फिर से एरर आई, तो लिखा है कि नागमणि, नाग के अंदर जो पाई जाती है वो वाली नहीं नागमणि, नाम है किसी का। नागमणि कौन है? अब्रेव स्टूडेंट है। लॉज्ड FIR अगेंस्ट द क्रिमिनल, क्रिमिनल्स के खिलाफ FIR लिखा। तो ये जो FIR लिखा है इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? F। तो FIR में पहला साउंड क्या आ रहा है? पहला साउंड वावेल का आ रहा है। अगर पहला साउंड वावेल आएगा तो आ नहीं आएगा, इसके पहले एन आएगा, NFIR होता है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया आपका, थर्ड वाला NFIR होगा। 18 नंबर पे आ जाओ, ये खाली जगह है, इसको भरना है। लिखो एक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डैश अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटी। तो सेंस ऑफ वेलबींग, सेंस ऑफ वेलबींग को फॉस्टर किया जाएगा कि कलेक्ट किया जाएगा कि फॉरगेट किया जाएगा कि फेल किया जाएगा? तो ये फॉस्टर किया जाएगा। फॉस्टर का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना, इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना, ठीक है ना, आगे बढ़ाना या इम्प्रूव करना, बढ़ाना। तो एक्टिव कम्युनिटी जो होती है, अब एक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट मतलब हमारी कम्युनिटी में, हमारे समुदाय में हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इससे एक तरह से बिलोंगिंगनेस का सेंस डेवलप होता है हमारे अंदर। तो फॉस्टर का मतलब एक तरह से जानते क्या होता है? डेवलप करना होता है ना, जिसको कहते हैं ना आगे बढ़ना, डेवलप करना होगा। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मतलब हम भी इसी समाज से हैं, ये एक सेंस आता है हमारे अंदर, तो ये फॉस्टर्स होगा, ठीक है। 19 नंबर पे आओ। 19 नंबर में कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, ये अंडरलाइन इजीएस्ट है, उसी को कह रहे हैं कि करेक्ट करना है। अगर इस जगह पे अच्छा करेक्ट करना ही करना है, वो इनकरेक्ट है ही। इट इज इजीएस्ट टू स्टे काम दैन टू प्रोटेस्ट। देखो अब यहाँ दैन लगा है, दैन लगने का मतलब हुआ कि ये कॉम्परेटिव डिग्री में चाहिए। कॉम्परेटिव डिग्री इजी का क्या होता है? इजियर होगा। तो द इजियर नहीं, कॉम्परेटिव पहले ऐसे दा नहीं लगता, मोर इजियर के पहले मोर नहीं लगेगा, इजी लगेगा नहीं क्योंकि कॉम्परेटिव चाहिए, तो इजियर होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं 20 नंबर पे। इसमें फिर से वही एरर की कहानी है। दिस बॉय परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द डांस कंपटीशन। ये परफॉर्म के साथ गुड मतलब मुझे लगता है कि हम कल परसों वाले डिस्कशन में भी ये बात बताए थे। कई बार होता है जब हम कोई काम करते हैं, सांग गाने के लिए था वो, सिंग, शी सिंग्स गुड ऐसे था। तो देखो अगर हम नाउन के लिए यूज़ करते, नाउन के लिए यूज़ करते तो क्या लगता है? नाउन के पहले लगता है गुड, जैसे गुड सॉन्ग हो सकता है, गुड परफॉर्मेंस हो सकती है। लेकिन जब वर्ब के लिए यूज करते हो तो उसके लिए क्या लगता है? वेल। काम करने का ढंग बहुत अच्छा है तो वेल लगता है, और अगर नाउन बहुत अच्छा है तो गुड लगता है। जैसे सॉन्ग अच्छा है तो गुड होगा, लेकिन सिंगिंग अच्छी है तो वेल होगी, ठीक है ना। तो एक्सट्रीमली गुड नहीं बल्कि बेटा एक्सट्रीमली वेल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये गुड गलत हुआ। ये इसके पहले के डिस्कशन अगर आपने देखे होंगे तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे चलें। अब क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक क्या होगा? एक पैसेज है, पैसेज में 5 ब्लैंक्स हैं, उन ब्लैंक्स की जगह पर सुटेबल ऑप्शन यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग।
पढ़ ले पहले। थ्रू आउट ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन हिस्ट्री, सॉरी, थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, जब से हमारा इतिहास है, मानव इतिहास जब से चल रहा है तब से, पूरे इतिहास से शुरुआत से लेकर अब तक, देयर हैव बीन न्यूमरस स्ट्रेंज एंड अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स। हमारी इस दुनिया में, हमारी इस धरती पर बहुत सी स्ट्रेंज मतलब जो समझ में ना आए, और अनएक्सप्लेनेबल जिसको हम एक्सप्लेन ना कर पाएँ, ऐसी घटनाएं, इवेंट्स होती रही हैं। दैट हैव अकर्ड ऑन आवर डैश, वो हमारी धरती पर, हमारे ऑन आवर अर्थ, अर्थ कह सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। फ्रॉम मिस्टीरियस डिसअपियर्स, अच्छा मिस्टीरियस डिसअपियरेंसेज मतलब जैसे डायनासोर डिसअपियर हो गए इस दुनिया से, तो ऐसे रहस्य में मिस्टीरियस डिसअपियरेंसेज ले लो, या बिजारे नेचुरल फेनामिना। बिजारे का मतलब वही होता है बहुत ही स्ट्रेंज, जो हमारी समझ में नहीं आए, अच्छा मतलब आश्चर्यजनक, सरप्राइजिंग, नेचुरल फेनामिना है। These dash continue to captivate our imagination and spark curiosity. These dash, इस तरह की घटनाएं, देखो यहाँ पर इवेंट्स लिखा है ना, ये एक्सप्लेनेबल इवेंट्स, यही इवेंट्स उठा लाओ यहाँ पर, दीज इवेंट्स हो जाएगा आराम से, यहाँ पे इवेंट लगा के बैठ जाओ। दीज इवेंट्स, वही वर्ड यूज किया गया है ना, तो हम वही लेंगे। दीज इवेंट्स कंटिन्यू टू कैप्टिवेट आवर इमेजिनेशन, ये हमारे इमेजिनेशन को, हमारी कल्पना को लगातार अपनी ओर खींचते रहते हैं, और स्पार्क क्यूरियोसिटी, और हमारे अंदर की उत्सुकता को, क्यूरियोसिटी को जगाते रहते हैं। ऑन जून 30, 1908, अ मासिव एक्सप्लोजन डैश इन द रिमोट तुंगुस्का रीजन ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया के तुंगुस्का रीजन में बहुत दूर रिमोट एरिया में एक बार एक्सप्लोजन हुआ था। तो एक्सप्लोजन के बाद यहाँ क्या होगा, एक्सप्लोजन के बाद हुआ था, टुक प्लेस या हैपेंड, कुछ इस तरह का घटित हुआ था। आगे लिखा कि द डैश ऑफ द एक्सप्लोजन इज स्टिल डिबेटेड, जो उस एक्सप्लोजन का कारण था वो अभी तक पता नहीं चला है, आज भी उस पर बहस होती है। बट इट इज़ बिलीव टू हैव बीन कॉज्ड बाई, मतलब यहाँ कॉज्ड लिखा है, इसका मतलब तभी मैंने वहाँ बोला था कि उसका कारण क्या था ये पता नहीं। ऐसा माना जाता है कि इसका जो कारण था, कास्ड बाई अ मीटियर या कॉमेट, ये क्या होता है, धूमकेतु या पुच्छल तारे होते हैं। अनदर फैसिनेटिंग फेनामेना, एक दूसरा फैसिनेटिंग फेनामेना है बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है, कहाँ पे है वो, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्टर्न पार्ट में है बर्मुडा ट्रायंगल है। बर्मुडा ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे शिप वगैरह वहाँ से जाती हैं, प्लेन वगैरह वहाँ से जाते हैं, तो मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ गए, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये पैसेज किस बारे में है, तो ठीक है, इनको एक बार में हम क्लीन करके फिर से भर देते हैं। पहले वाले फिलर के लिए आ जाओ। तो अब ये बताओ कि इस पहले वाले फिलर के लिए क्या होगा। मैंने कहा था कि तब से, जब से मनुष्य का इतिहास शुरू हुआ है, जब से हम जानने लायक हुए, तब से ना जाने कितनी घटनाएं, अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स हमारे इस धरती पर हुए हैं। तो ऑन आवर होम की, ऑन आवर प्लेनेट की, ऑन आवर कंट्री की, ऑन आवर नेबरहुड, तो अब ऑन आवर नेबरहुड होगा नहीं, इन होगा, इन आवर कंट्री होगा, एट आवर होम होगा, क्या होगा, ऑन आवर प्लेनेट, इसी के लिए लग पाएगा, धरती के लिए। और ये जो बातें इसमें कही गई हैं वो पूरी धरती को लेकर के कही गई ना, हमारे देश या हमारे पड़ोस या हमारे घर के लिए तो कहा नहीं गया, पूरी दुनिया के लिए कहा गया है। चलो आगे आते हैं फिलर नंबर 2 पे। यहाँ क्या लगाओगे, मैंने अभी कहा था ना कि दीज डैश, ये कौन, ये जो अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स हुई हैं इन्हीं की तो बात कर रहे हो, तो दीज इवेंट्स लगाओ। ये एडवेंट नहीं होगा ना, ये क्या होगा, इवेंट्स होगा, दीज इवेंट्स होगा, ठीक है, सेम कॉपी करोगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है फिलर नंबर 3 आपका, ये वाला एक्सप्लोजन। कोई मतलब 30 जून 1908 को, 30 जून 1908 को साइबेरिया के तुंगुस्का रीजन में एक बड़ा विस्फोट हुआ था। तो विस्फोट होने को क्या, विस्फोट अपीयर्ड होगा कि विस्फोट केम अबाउट होगा कि विस्फोट टुक प्लेस, टेक प्लेस होता है ना, कोई घटना घटती है तो कंस्पायर्ड षड्यंत्र रचना, ये होगा नहीं तो टुक प्लेस होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, फिलर नंबर 4 है हमारा, ये फिलर नंबर 4 है। तो द डैश ऑफ एक्सप्लोजन इज स्टिल डिबेटेड, उसका कारण आज भी डिबेट में है। तो यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये कॉज किया गया था इसकी वजह, तो कारण के लिए लगाओगे ना, द कॉज ऑफ द एक्सप्लोजन, द बिगिनिंग ऑफ एक्सप्लोजन है नहीं, द स्टेज ऑफ एक्सप्लोजन है नहीं, द कमेंसमेंट मतलब शुरुआत एक्सप्लोजन की ये है नहीं, क्या होगा, कॉज ऑफ एक्सप्लोजन, क्योंकि ये चर्चा का विषय है ना, आज भी इस पर चर्चा होती है। आगे आ जाओ फिलर नंबर 5 पर। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, मिस्टीरियसली, देखो इन्होंने कहा बर्मुडा ट्रायंगल की बात की, जहाँ पर शिप्स और जो प्लेन है वो मिस्टीरियसली क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तो मिस्टीरियसली, इनविजिबल नहीं, इनविजिबल एडजेक्टिव होगा, हमें वर्ब चाहिए ना, यहाँ हैव लिखा हुआ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ये एडजेक्टिव है, ये होगा नहीं।
और बिसोटेड होगा नहीं, बिहेड करने के लिए कहा जाता है। कंसील्ड, छुपा दिए गए, तो ये छुपाए नहीं गए हैं बल्कि डिसअपियर हो गए हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ गए वो। ठीक है, आज तक उसका रहस्य नहीं समझ में आया है। तो ये था हमारा डिस्कशन किसका, आज हम लोग कर रहे थे 21 अक्टूबर का थर्ड वाला शिफ्ट। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। किसी को कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज़ आपको क्लियर ना हो गई है, नहीं हो तो कमेंट कर लेना। देखो लाइव वाले में तो तुरंत क्लियर कर देते हैं, इसमें आपको कमेंट करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। कल की क्लास भी रिकॉर्डेड ही रहेगी, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो अभी लाइव हो नहीं पाएगी, कल भी रिकॉर्डेड ही रहेगी। 2-3 क्लासें आप रिकॉर्डेड ही पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें बाहर जाना है। बाहर जाना क्या, मैं बाहर आया ही हूँ इस समय, बाहर आने के पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, तो ये आप लोगों को 2 दिन पहले ही अपलोड कर दिया गया था, आपको मिल रहा है। तो फिर जब मैं घर पहुँच जाऊँगा, फिर हम आमने सामने होंगे, तो फिर लाइव में आ जाएंगे, आपको मैसेज मिल जाएगा कब से आपकी लाइव क्लासें चलेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास, आज की मुलाकात फिर यहीं तक, फिर मिलते हैं कल शाम को। टेक केयर, थैंक यू।